हेलो सी फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर। ये बस हमारा लास्ट लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर होगा ये। इसके अंदर ज्यादा कुछ टॉपिक है नहीं हमारे लिए, तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने देखना था अभी इंटरलिंकेज को। हम इंडेक्स 41 की दूसरे इंडेक्स के साथ इंटरलिंकेज करके देखते हैं। अभी इंडेक्स 16 की और इंडेक्स 41 का आपस में क्या रिलेशन है? क्या ये चाचा बुआ है, चाचा ताऊ है, क्या है? अरे चाचा बुआ चाचा ताऊ ऐसे इंटरलिंकेज नहीं, इसका काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसा लिंकेज है। ठीक है, वो हमने चाचा ताऊ चाचा बुआ वो सारा उसमें कर लिया था, बड़ा भाई छोटा भाई किया था उसमें इंडेक्स 36 और इंडेक्स 105 में। यहाँ नहीं है वो, यहाँ पे देखते हैं बियरर प्लांट। इसके अंदर इंडेक्स 16 और 41 के अंदर हमारे क्या था, बियरर प्लांट का। बियरर प्लांट क्या होता है मेरा, हमने देखा था, सारा डेफिनेशन वगैरह अच्छे से देख के आए। अब यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ यहाँ पे इसको निपटाते जाएंगे, इसका इंटरलिंकेज देखते जाएंगे। इंडेक्स 16 में हमने देखा था इसकी बियरर प्लांट की अकाउंटिंग होती थी। इंडेक्स 16 क्या बताता था, इसकी अकाउंटिंग बताता था। बियरर प्लांट की इंडेक्स 16 के अकॉर्डिंग होती थी, इंडेक्स 16 के अकॉर्डिंग। और इसका जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है जो आपने देखा है ना, उसका ट्रीटमेंट इंडेक्स 41 के अंदर होता है। इंडेक्स 41 बताता है वो। और इसके अंदर क्या देखा था हमने, इंडेक्स 16 के अकॉर्डिंग इसकी बाकी ट्रीटमेंट होगा। बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट है ये, नहीं है, क्या है बोलो? मैं आपको ऑलरेडी बता के आ चुका हूं पहले के लेक्चर्स में, बेरर प्लांट आपके बायोलॉजिकल एसेट होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बायोलॉजिकल एसेट है नहीं है, तो आप कहोगे हाँ ये बायोलॉजिकल एसेट है। एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है, और बच्चे वहां पे मोस्टली गलत करके आएंगे। आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप सीए विपिन सिंगला सारंग सीए क्लासेस से स्टडी करके आए हो। ठीक है, अगर आपने कहीं से भी किया होगा तो सभी ने अच्छा ही करवाया होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही अच्छा करवाता हूँ, सारे टीचर अपने एफर्ट्स फुल लगाते हैं। ठीक है, बट मेरे को एक बार समझाने के लिए आपको बोलना होता है थोड़ा, इसलिए बोल दिया मैंने। अब इसके अंदर ये पीपी के अंदर होता है इंडेक्स 16 में। ठीक है, और बेरे प्लांट का क्या बोला था मैंने अभी, इंडेक्स 16 के अंदर हम दो मॉडल लगाते हैं, कॉस्ट मॉडल या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल, वो हो जाएगा। ठीक है, और प्रोड्यूस ऑन दिस बियर प्लांट, इसकी जो प्रोड्यूस होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके ऊपर इंडेक्स 41 लग जाता है मेरा। ठीक है, बायोलॉजिकल सेट अंडर 41 अंटिल हार्वेस्ट। अब ये मैंने बोल दिया कि ये बेरर प्लांट को अगर वो कहे बायोलॉजिकल एसेट है तो बायोलॉजिकल एसेट है, तो इसकी काउंटिंग इंडेक्स 41 में आती है, नहीं आती? एप्लीकेबल होता है बेरर प्लांट के इंडेक्स 41? नहीं, इंडेक्स 41 बेरर प्लांट पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगर वो पूछे एप्लीकेबिलिटी तो नो, अगर पूछे बायोलॉजिकल एसेट तो यस। अब प्रोड्यूस ऑन दिस, ये बायोलॉजिकल एसेट होती है, प्रोड्यूस होती है जो इसकी, उसके ऊपर 41 लग जाता है, इसके प्रोड्यूस के ऊपर 41 लगेगा। ठीक है, एनिमल दैट आर बेरर एसेट्स। अब ये बेरर प्लांट की बात हो रही थी। अब एनिमल्स होते हैं वो बेरर, मतलब एनिमल्स भी होते हैं कुछ जो कि मतलब खुद से सही नहीं होते, बट क्या हमारे लिए, मैंने कभी अब अभी तक आपको बेरर एनिमल बोला था कभी कि एक तो खुद ही मतलब शहीद हो जाते हैं, जैसे मुर्गा होता है खुद ही कट जाता है, बकरा होता है खुद ही कट जाता है, और उसकी बॉडी होती है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन जाती है। फिर पहले वो बायोलॉजिकल एसेट होता है जब तक जिंदा होता है, लिविंग एनिमल था जब तक। जैसे उसको काट करके हमने कार कैसे बना दिया, मतलब डेड बॉडी, मतलब उसका मीट बना दिया है। ठीक है, काट दी तो वो मीट बन गया। ठीक है, वो सेल कर देते हैं, तो वो हो जाती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसमें बकरा या फिर मुर्गा खुद शहीद हो गया, जिसमें वो खुद से शहीद हो जाता है, उसको कहते हैं हम अदर देन बियरर एनिमल। और जिसमें वो, जैसे हमने काऊ से मिल्क निकाला, हैन से मैंने अंडे लिए, वो खुद शहीद नहीं हुई, मुर्गी शहीद नहीं हुई, गाय शहीद नहीं हुई खुद, उसने कुछ दिया मेरे को प्रोड्यूस, उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोला। मतलब कि जो खुद से शहीद ना होकर कुछ प्रोड्यूस दिया मैंने मेरे को। ठीक है, वो होते हैं मेरे बेरर एनिमल्स। अब कुछ बेरर एनिमल्स हैं, तो क्या उसका भी बेरर प्लांट के तरीके से करना होगा कि उसका भी ट्रीटमेंट इंडेक्स 16 में होगा? वहां पे नाम देख लिया सर हमने, तो बेरर एनिमल लिख दिया उसने, और हमने कर दिया यही वाला जो बेरर प्लांट का होता है, हम तो सोचेंगे सेम होता है। मैंने बोला आपको कभी नहीं, बोला मैंने कभी आपको बेरर एनिमल का, बेरर प्लांट ही बोला ना अभी तक? तो बेरर एनिमल वगैरह कुछ ऐसा करके नहीं आओगे वहां पे कारस्तानी, वो सारा इंडेक्स 41 में ही आएगा। बेरर एनिमल हो चाहे नो अदर देन बेरर एनिमल हो, उसमें बाइफरकेशन करके देखना ही है आपको। ओके, लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, अगर कोई लैंड यूज होती है एग्रीकल्चर के लिए, उसका मैंने बोला था कि इंडेक्स 16 या इंडेक्स 40 एप्लीकेबल होता है, इंडेक्स 41 नहीं लगता उसके ऊपर। ठीक है, तो 16 और 41 का ये रिलेशन था। एक तो बियरर प्लांट का देखा हमने, एक देखा लैंड का। एनिमल तो आपने धक्के से घुसवा दिया ये,
ताकि आप गलत ना करके आओ, इसलिए मेरे को यहाँ पे डालना पड़ा, समझे। लैंड और बेरर प्लांट का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ आएगा, उसकी बेरर प्लांट की जो एसेट है वो इंडेक्स 16 के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। लैंड यहाँ पे नहीं होती, उसकी 16 या 40 के अंदर होती है। अभी चलते हैं इंडेक्स 2 और इंडेक्स 41 का ट्रीटमेंट, मतलब कि इंडेक्स 2 और 41 में क्या डिफरेंस है मेरा, क्या मतलब इंटरलिंकेज है। जब मैं बात करता हूं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, जब एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट होता है, जिस दिन मैंने वहां से तोड़ा, उसको तोड़ते ही मैं इंडेक्स 41 के अकॉर्डिंग फिर लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर कर देता हूं। अब उसको सब्सिक्वेंटली अगर मेरे को मेजर करना होगा तो वो इंडेक्स 41 में नहीं आएगा, वो जाएगा इंडेक्स 2 में या फिर कोई और इंडेक्स जो एप्लीकेबल होगा उसके अंदर। तो उसके अंदर कॉस्ट पे होता है मेजर, अगर तो कॉस्ट कौन सी लेनी होगी आपको, जो हमने इंडेक्स 41 के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर किया था, वो वाली उसकी कॉस्ट बन जाएगी वहां पे, ठीक है। ये लिख रहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, मतलब कि एक हार्वेस्ट जिस टाइम किया मैंने तोड़ा, उसी टाइम देख ली मैंने उसकी इंडेक्स 41 के अकॉर्डिंग कितनी मेजरमेंट है, ठीक है। जैसे मैंने कोई पेड़ काट दिया, पेड़ कटते ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, उसको उसी टाइम पे मेजर कर लिया कि इंडेक्स 41 के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू है। इंडेक्स 41 के अंदर हम एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट जिस टाइम पे अलग किया उस टाइम का देखते हैं, और आफ्टर प्रोसेसिंग वो जिस इंडेक्स में जाता है उसके अकॉर्डिंग मेजर होगा, मतलब सब्सिक्वेंट मेजर भी हम इसके अंदर नहीं करते हैं, सब्सिक्वेंट मेजर भी दूसरे इंडेक्स में होता है। ओके, दिस फेयर वैल्यू बिकम्स द कॉस्ट। सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर दिस हार्वेस्टेड फॉलोज इंडेक्स 2। अगर इसकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग करनी होगी कुछ तो इंडेक्स 2 के अंदर जाती है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो उसमें कॉस्ट कौन सी मानी जाती है, जो ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी, ये कॉस्ट बन जाती है इंडेक्स 2 की, ठीक है। ये मैं आपको सारा कुछ बता के आ जाऊंगा, बट अगर आपको वहां पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सेपरेट करके भी दे दिया आपको कि इंटरलिंकेज क्या क्या देखी थी हमने इस इंडेक्स के अंदर। ये सारे हम ऑलरेडी करके आए हैं बाकी लेक्चर्स के टाइम पे डिस्कशन, बट यहाँ पे सेपरेट मैंने दी है ताकि आप गलती ना करके आओ एग्जाम में। इंडेक्स 20 के साथ और इंडेक्स 41 के साथ क्या इंटरलिंकेज है इनकी, ग्रांट्स फॉर बायोलॉजिकल एसेट्स एट फेयर वैल्यू। अगर बायोलॉजिकल एसेट्स जो कि मेरे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर हुए हैं, अब हमने ये देखा था कि बेरर प्लांट तो ऑलरेडी बाहर थे, उसके ऊपर तो इंडेक्स 20 के अंदर ही होता है उसका ट्रीटमेंट की गवर्नमेंट ग्रांट अगर मिलती है, कौन से बेरर प्लांट से रिलेटेड मेरे को कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बताता है मेरे को इंडेक्स 20 क्या होगा। और कोई ग्रांट मिलती है मेरे को उन बायोलॉजिकल एसेट के लिए जो बायोलॉजिकल एसेट को मैंने कॉस्ट पे मेजर किया है, उसका ट्रीटमेंट भी इंडेक्स 20 बताएगा। तो इंडेक्स 41 कौन सा बताता है, उन बायोलॉजिकल एसेट्स का जिसका मैंने मेजरमेंट किया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, अदर देन बेरर प्लांट वाले बायोलॉजिकल एसेट्स हैं ये, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट बताता है मेरा इंडेक्स 41। ये कहां जाता है, ये P&L में जाता है जैसे ही मेरी कंडीशन मेट हो जाती है, समझे। अभी हम 2 इलस्ट्रेशन करते हैं, फिर हमारा एक चैप्टर टाटा बाय बाय। और ये डिस्क्लोजर्स वगैरह मैंने आपके लिए दिए हैं, ये आप करोगे, ठीक है। इसका मैं एक बार थोड़ा सा बताऊंगा आपको डिस्क्लोजर्स के बारे में, ठीक है। इलस्ट्रेशन फोर्स, जल्दी से आईसीआई के स्टडी मैट पे चलिए, आईसीआई के स्टडी मटेरियल पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे ये रही हमारी। इसका एक काम करते हैं, चलो करते हैं शुरू। एग्रो फूड्स लिमिटेड रन्स ए पोल्ट्री फार्म बिजनेस। एग्रो फूड्स एक पोल्ट्री फार्म का बिजनेस रन करता है। इट हैज रिसीव्ड ए गवर्नमेंट ग्रांट, वो पोल्ट्री फार्म का बिजनेस रन करता है तो उसको एक गवर्नमेंट ग्रांट मिली है फ्रॉम दी गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ए न्यू पोल्ट्री यूनिट इन ए बैकवर्ड एरिया। वो चाहते हैं कि जो ये एक पोल्ट्री फार्म है उसको एक बैकवर्ड एरिया में भी सेटअप करे, मतलब वहां पे लगाए एक नया पोल्ट्री फार्म खोले अपना वहां पे। तो उसके लिए उसने ग्रांट दिए कुछ गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर न्यू पोल्ट्री फार्म। अब इसमें एग्रो फूड्स लिमिटेड यूज्ड द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट टू बाय दी, इन्होंने क्या क्या बाई किया उससे, एक तो ब्रॉयलर बर्ड्स और एक इनक्यूबेटर, ठीक है। इसके लिए उन्होंने वो ग्रांट यूज कर ली है। दी ब्रॉयलर बर्ड्स आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये किस पे मेजर हुए हैं, ब्रॉयलर बर्ड्स होते हैं जो, ये किस पे मेजर हुए हैं, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तो इसका एक काम करता हूं ना, यहीं पे लिख देता हूं मैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, और दी इनक्यूबेटर मशीन मेजर्ड एज पर कॉस्ट मॉडल, ये कॉस्ट पे मेजर हुई है। और हमने देखा था कि गवर्नमेंट ग्रांट
अगर इंडेक्स 41 कौन सी गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट बताता है, वो सिर्फ उन बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट बताता है जिस बायोलॉजिकल एसेट की मेजरमेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे हुई है। तो मतलब कि जो ब्रोइलर बर्ड से रिलेटेड मेरे को ग्रांट मिली होगी, जितना पोर्शन इसके लिए यूज हुआ है उसको तो हम इंडेक्स 41 के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे, और बाकी जो होगी जो इस इनक्यूबेटर मशीन के लिए मिली होगी, इनक्यूबेटर मशीन किस पे हुई है, मेरी कॉस्ट पे हुई है मेजर, तो इसका ट्रीटमेंट होगा मेरा इंडेक्स 20 के अकॉर्डिंग। ओके, एज सच देर आर नो कंडीशंस अटैच टू द रिलीज ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स परटेनिंग टू परचेज ऑफ पोल्ट्री। कोई कंडीशन अटैच नहीं है इससे रिलेटेड, कंडीशन नहीं है तो जिस दिन मिली उस दिन ही जो इसका पोर्शन होगा ब्रोलर बर्ड से रिलेटेड उसको हम P&L में रिकॉग्नाइज कर देंगे। However, as regards the investment in incubators and other related plant and machinery items, the government contains a condition। इसमें किस में था, गवर्नमेंट रिलेटेड टू परचेज ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, बर्ड्स के केस में नहीं था, ठीक है। अभी इन्होंने इंक्यूबेटर्स या फिर अदर रिलेटेड प्लांट मशीनरी कुछ परचेज की तो उसमें कंडीशन लगा दी इन्होंने, दैट द प्लांट मशीनरी शुड बी यूज्ड फॉर मिनिमम, ठीक है। जो ये हमारा एक काम करता हूं मैं, अभी सिर्फ जो इंडेक्स 41 में डील होती है उसको यहाँ पे बता दिया आपको, और जो बाकी वाली है उसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे इंडेक्स 20 करेंगे जब, तो हम वहां पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप फिर इसको इजीली सोल्व कर लोगे खुद से ही, ठीक है। अभी यहाँ पे आगे बताता हूँ गवर्नमेंट ग्रांट, ये तो हमारा इनक्यूबेटर का चल रहा है अभी, कंटेंस कंडीशन दैट द प्लान शुड बी यूज्ड फॉर यूजफुल लाइफ ऑफ इनक्यूबेटर मशीन हैज बीन डिटरमाइंड टू, ठीक है, ये सारा उसका ही चल रहा है। तो हमें बताना एडवाइस द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर एंड इंडेक्स 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर, ठीक है, इन अकॉर्डिंग विद, ठीक है। ये मैं अभी आपको बता, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, यही लिखा हुआ है साहब कि इसका आज के आज ही रिकॉग्निशन हो जाएगा और वो इंडेक्स 20 के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है। ये देखो इंडेक्स 41 रिक्वायर्स कहाँ गया मेरा इस गवर्नमेंट ग्रांट, तो मैं पर चलो यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ो, रिक्वायर्स एन अनकंडीशनल गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल मिड दैट, तो ये कहता है कि जो अनकंडीशनल गवर्नमेंट ग्रांट अगर मिलती है बायोलॉजिकल एसेट जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर हुई है उसका P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगा व्हेन एंड ओनली व्हेन द गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल, जिस टाइम पे वो रिसीवेबल हो जाएगी उसी टाइम पे मेरा गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर दूंगा P&L में। अकॉर्डिंगली द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एट्रिब्यूटेबल टू द ब्रॉयलर बर्ड, जो बर्ड से रिलेटेड है विच क्वालिफाई एज बायोलॉजिकल बर्ड शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द ग्रांट बिकम, तो ब्रॉयलर बर्ड की तो आप P&L में रिकॉग्नाइज कर दोगे जैसे ही वो आपका रिसीवेबल हो जाएगा। इफ ए गवर्नमेंट ग्रांट इज कंडीशन, अगर ये कंडीशनल ग्रांट होती तो जैसे जैसे कंडीशन मीट होती वैसे वैसे करते, इंक्लूडिंग व्हेन ए गवर्नमेंट ग्रांट रिक्वायर्स एन एंटिटी नॉट टू एंगेज इन स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, या फिर ऐसी कुछ एंटिटी ने कोई कंडीशन लगा दी कि आप कोई ऐसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर एंगेज नहीं होगे, तब भी वो जितने टाइम पीरियड के लिए लगाई है, ठीक है, जैसी भी कंडीशन होगी वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वेरी करेगा कि आप ये देखोगे कि कंडीशन मेरी पार्शली मेट करने पे सारा रिफंड करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा, या फिर फुल कंडीशन मेट करने पे ही सारा मतलब मेरे पास रहेगा, कुछ रिफंड नहीं करना होगा, तो वो आपको क्वेश्चन वाइज देखना होगा, ठीक है। अगर मान लो आपने 1 ईयर पास कर दिया और आपको फिर भी सारा ही रिफंड करना है तो आप 1 ईयर के बाद भी कुछ रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। अगर आपको पता है कि प्रोपोर्शनेटली आपको रिफंड करना होगा कि जितने ईयर्स पास हो चुके उससे रिलेटेड प्रोपोर्शनेट जो होगा वो आपको रिफंड नहीं करना, जो बाकी का बचा होगा वो रिफंड करना है, तो आप 1 ईयर के बाद उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे, सिर्फ 1 ईयर वाले पोर्शन को, ठीक है। वही देखा था हमने अभी तक, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है दिस प्रोविजन entity should recognize proven only one the conditions met, this provision of index 40 not applicable as we have informed that there are no conditions, इसके अंदर कोई कंडीशन अटैच नहीं थी, आपने देखा था ब्रॉयलर बर्ड्स के केस में, ठीक है। टू द रिलीज ऑफ ब्रॉयलर बर्ड इन दिस गिवन केस द ग्रांट रिलेटेड टू ब्रॉयलर बर्ड्स आर ये ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, तो क्या करना आपका द ग्रांट रिलेटेड टू जो बर्ड से रिलेटेड आपको ग्रांट मिली है उसको रिकॉग्नाइज कर दो P&L में इन द पीरियड इन विच इट इज रिसीव्ड, उसी पीरियड में जिस टाइम पे रिसीव हुई है। और ये आगे का पोर्शन आपका दे रखा है वो दूसरा मतलब इंडेक्स 20 वाला, तो इंडेक्स 20 वाला आप इंडेक्स 20 के बाद देख लेना एक बार, तो हम एक इलस्ट्रेशन और करनी है हमें, वो बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। इसको करने में आपको थोड़ा मजा भी आएगा। तो चलिए मैं इलस्ट्रेशन 5 पे पहुंच चुका हूं, इसके अंदर देखते हैं मून लिमिटेड, मून लिमिटेड हाँ जी, मून लिमिटेड ने प्रिपेयर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू
31 मार्च ईच ईयर, मतलब कि 31 मार्च को वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है, मतलब कि इसका अप्रैल टू मार्च पीरियड चलता है। ऑन 1 अप्रैल 2001 को द कंपनी कैरिड आउट द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन, तो 1 अप्रैल 2001 को कंपनी ने ये कुछ ट्रांजेक्शन किए, कौन सी, जैसे परचेज की एक लैंड 50 लैक्स की, और डेयरी काउज 200 काउज को परचेज किया इसने, इसकी जिसकी एज है मान लो 2 ईयर्स, इन्होंने एवरेज एज दे दी, तो मतलब ये मान लेते कि 2 ईयर्स की एज दे रखी है इसकी, 2 ईयर्स की एज है, तो इसकी कितने में 200 डेयरी काउज परचेज किए 10 लाख की, और ग्रांट मिली है इसको 1 मिलियन की, किस लिए, एक्विजिशन की इसने काउ इसलिए, ठीक है। दी ग्रांट वाज नॉन रिफंडेबल, ये नॉन रिफंडेबल नहीं है, तो इस ग्रांट का क्या करोगे, ठीक है, वो ये सारी ग्रांट की आपकी पीएनएल में चार्ज हो जाएगी, जिस दिन आपको मिली उसी दिन, ठीक है, ये मिल चुकी है आपको, ये सारी पीएनएल में चली जाएगी, ओके। और जो ये लैंड है, लैंड की आपका इंडेक्स 16 के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा, इंडेक्स 16 के अकॉर्डिंग होगा, हाँ। इंडेक्स 16 में आप कैसे करते हो, इसको कॉस्ट पे मेजर करते हो, स्टार्टिंग में 50 लाख पे मेजर हो जाएगी आपकी, इंडेक्स 16 के अकॉर्डिंग 50 लाख पे दिखा देंगे। और लैंड ये हमारी इनफाइनाइट लाइफ होती है, तो इसको हम डेप्रिसिएट भी नहीं करते हैं, अगर इसकी फाइनाइट लाइफ होगी तो इसको डेप्रिसिएट भी करते हैं, बट इसकी इनफाइनाइट लाइफ होती है तो इसको डेप्रिसिएट भी नहीं करेंगे। तो ये 1 अप्रैल 2001 को परचेज किए मैंने 50 लाख की, तो मेरे को अब ये बुक्स अगर बनानी है तो कौन सी डेट की बनानी है, देखूं नीचे यहाँ पे कुछ डिटेल दे रखी होगी इन्होंने, हमें क्या करना है इसमें, हाँ, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी बैलेंस शीट एंड P&L दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल ऑफ द एंटिटी, मतलब 31 मार्च 2002 की हमें बना के दिखानी है इनको, क्या बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बना के दिखाना और P&L का एक्सट्रैक्ट, मतलब कि जितनी डिटेल्स दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको P&L बनाना है और एक बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। सिर्फ इतने पोर्शन की कंप्लीट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जितनी डिटेल्स आपको दे रखी है उसकी अकॉर्डिंग बना दो आप। इन्होंने लैंड दी है, ठीक है, लैंड मतलब कि 1 अप्रैल 2001 को लिए, कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे, नहीं, ये कितने पे शो होगी आपकी, 50 लाख की है तो 50 लाख पे ही शो हो जाएगी आपकी बुक्स में, कब, 31 मार्च 2002 की बुक्स में, ठीक है। ये कहाँ जाएगी मेरी बैलेंस शीट के अंदर। तो एक काम करते हैं ना हम, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोल्व करवाता ही जाता हूँ ना मैं, हाँ। तो हम भी क्या करते हैं, दो वो बना लेते हैं एक्सट्रैक्ट, आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे बनाते हैं ऊपर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम P&L, ठीक है, P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L कर दो जाए इसको, और एक बनाते हैं हम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट, ओके। दो बना के चलते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या दिखाता हूं, यहाँ पे लैंड, ये कौन सी डेट की है मेरी, कौन सी डेट के बना रहा हूं मैं, 31 मार्च 2002 के, ये भी 31 मार्च 2002 का, ठीक है। अभी यहाँ पे लैंड कितने पे दिखाऊंगा मैं, 50 लाख पे, क्यों, डेप्रिसिएशन कुछ लगा नहीं है इस पे, ठीक है। इसको किसके कौन से हेड के अंदर दिखाते हैं, इसको हम पीपी के अंदर दिखाते हैं, पीपीई, इसके अंदर दिखाएंगे कौन सा, लैंड, क्योंकि इंडेक्स 16 में आता है ना, कितने अमाउंट की, 50 लैक्स, ठीक है। और उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, एक मेरे को ग्रांट मिली है ये, ठीक है, ग्रांट कितने की मिली, ग्रांट 1 मिलियन, मतलब कि 10 लैक्स की मिली एक्विजिशन काउज के लिए, इसको हम उसी डेट पे रिकॉग्नाइज कर देंगे, क्योंकि इसकी कोई, हमने देखा था नॉन रिफंडेबल है ना, मतलब कि रिफंड नहीं करने की जरूरत, इसको कंडीशन वगैरह नहीं है, मतलब कि कोई, तो इसको क्या करेंगे हम, रिफंड करने की जरूरत नहीं है, तो जिस दिन मिली उसी दिन रिकॉग्नाइज कर देंगे। ये मेरे को मिली थी कब, 1 मार्च को, ठीक है, रिसीव्ड, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, ये मेरा P&L है, कितने अमाउंट की, ये मिली है मेरे को 1 मिलियन कह लो या 10 लाख, ठीक है, बात एक ही है। हमारे अभी कौन से पॉइंट हो चुके हैं, ये वाला हो चुका, ये वाला
हो चुका। ठीक है, पहले छोटे छोटे पॉइंट निपटा दा करो आप, उसके बाद फिर थोड़े बड़े वाले पॉइंट्स पे जाया करो। फिर अभी इसके बाद इन्होंने और डिटेल दे रखी है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002 द कंपनी हैज इंकर्ड फॉलोइंग कॉस्ट्स। अभी इन्होंने कुछ कॉस्ट भी इंकर की है। ठीक है, कॉस्ट 6 लाख की किस लिए, टू मेंटेन दी कंडीशन ऑफ एनिमल्स, मतलब कि ये मेंटेनेंस कॉस्ट होगी मेरी। और 4 लाख किस लिए, ब्रीडिंग फी टू लोकल फार्मर, मतलब कि ब्रीडिंग फी होगी। तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं मेरे, P&L में चार्ज होते हैं। ठीक है, एसेट में से होते हैं माइनस, नहीं एसेट में से नहीं करते, क्यों, क्योंकि एसेट तो मैं फिर लेस कॉस्ट टू सेल पे करता हूं, मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, एसेट में ऐड, क्योंकि कॉस्ट एक्सपेंसिव होते तो ऐड करता था ना मैं, इसमें एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे या नहीं, नहीं, क्योंकि इसको मैं फिर लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करता हूं एसेट को। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, P&L में चार्ज कर देंगे इन दोनों को। ठीक है, ये मेरा एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं ना ऊपर P&L का, तो इसके अंदर ही डालता हूं यहाँ पे एक्सपेंसिव कितने। सबसे पहले तो एक मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट लगी थी, क्या स्पेलिंग है, मेंटेनेंस। ठीक है, मेरी स्पेलिंग कुछ गड़बड़ लग रही है, मेंटेनेंस, पता नहीं कौन सी होती है स्पेलिंग, मैं भूल चुका हूँ अभी। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितने, 6 लैक्स की, 6, अरे भाई साहब 6 लैक्स की ये होगी। और साथ में मेरी कौन सी फी लगी थी, एक और ब्रीडिंग फी, कितनी, ये लगी है मेरी 4 लैक्स की। अभी मेरे और भी पॉइंट्स हो चुके हैं इसमें से कंप्लीट, कौन से और हो गए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये भी हो चुका है। ठीक है, अभी मेरा जो रह गया थोड़ा बहुत उसके ऊपर काम करते हैं। अभी मेरा ये एक तो ये वाला रह गया, परचेज की इसने 200 डेयरी काउस कितने की, 10 लैक्स की। अब और डिटेल क्या दे रखी है इन्होंने, ऑन 1 अक्टूबर 2001 को 100 काफ्स भी बोर्न हुए हैं, मतलब कि बछड़े हो गए हैं। देर वर नो अदर चेंजेस इन द नंबर ऑफ एनिमल्स, मतलब कि नंबर ऑफ एनिमल्स में 31 मार्च 2002 को और कोई चेंज नहीं है। तो हम अगर देखें 31 मार्च 2002 को, 31 मार्च 2002 को मेरे पास कौन से एनिमल्स हैं, एक तो मेरे पास हो गई है काउज, कौन से वाली, ये वाली देखो, कितनी, ये 200 काउज है। और साथ में मेरे पास हो गए हैं अब काफ भी, क्योंकि ये इनका बर्थ कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2001 को, कितने, 100। इसका कब हुआ था, अब ये 31 मार्च को अगर मैं एज देखूं इनकी कितनी कितनी होगी, काउज की एज तो मेरी होगी, अगर काउज की एज निकालू मैं, कितनी एज होगी काउज की, ये उस दिन थी इसकी 2 ईयर्स की एज। अब एक साल के बाद देख रहा हूं, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 को थी, अब मैं देख रहा हूं 31 मार्च 2002 को, तो एक साल बढ़ गई होगी, इस दिन 2 ईयर्स थी, तो यहां पे होगी मेरी 3 ईयर्स इनकी एज हो गई है, तो सही से लिख देता हूं 3 ईयर्स। और ये काफ आपके कब हुए थे पैदा, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2002 कितने हो गए, 6 मंथ। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ 6 मंथ, तो इसकी होगी 6 मंथ की एज। ठीक है, काफ्स की। तो अब इसका और क्या दे रखा है इन्होंने, देर वर नो अदर चेंजेस, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये हमारे 31 मार्च को ये एनिमल्स है मेरे पास। मून लिमिटेड हैड 3000 लीटर्स ऑफ अनसोल्ड मिल्क इन इन्वेंट्री, तो उसके पास 3000 लीटर का अनसोल्ड मिल्क भी इन्वेंट्री में, तो हम इसको भी बुक्स में दिखाएंगे इन्वेंट्री। ठीक है, और किस पे मेजर होगा ये, फिर कॉस्ट टू सेल पे, क्योंकि वही कॉस्ट बनती है मेरी इंडेक्स 2 के अंदर। ठीक है, द मिल्क वॉज सोल्ड शॉर्टली आफ्टर द ईयर एंड एट मार्केट प्राइस, मतलब कि ईयर एंड के बाद उसने मार्केट प्राइसेस पे सेल कर दिया है। तो मतलब कि एनआरवी इसकी ज्यादा ही होगी, तो कॉस्ट और एनआरवी करते हैं, अदरवाइज तो इसमें मतलब कॉस्ट से ज्यादा ही आएगी आपकी एनआरवी, तो मतलब मार्केट प्राइस ज्यादा ही रहेगा उसमें, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होता बल्कि, तो हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही इसको मेजर कर देंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, ये मिल्क को ही निपटा देते हैं, ये जल्दी निपट जाएगा आपका। ओके, मिल्क कहां पे जाएगा आपका, मिल्क हम यहां पे दिखाएंगे ना बुक्स में, बैलेंस शीट में, इन्वेंट्री, इसमें दिखाते हैं मिल्क, कितना है आपके पास, 3000 लीटर्स है, तो इसकी कैलकुलेशन बनाओ,
3000 लीटर क्या रेट चल रहा है? फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल मिल्क की कहीं दे रखी है क्या? इन्होंने नेक्स्ट पेज पे दी होगी मे बी। मिल्क पर लीटर कौन सी डेट का देख रहे हैं हम? ये 31 मार्च 2002 का। कितना उस दिन? 24 रुपीज। तो 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3000 मल्टीप्लाई 24 कितना आ गया ये? 72,000। ओके, 72,000 पे आप मिल्क को शो कर दोगे अपनी बुक्स में। 72,000 ओके। अभी इसके बाद, और ये मिल्क है आपका जो, इसकी मेरी ये गेन भी है क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए मैंने कुछ दिया थोड़े उसको, सारा का सारा गेन है मेरा। तो इसको यहाँ पे अपने P&L में भी चार्ज करेंगे। क्या? गेन ऑन मिल्क। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा? फेयर वैल्यू ही हो गया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही सारा। कितना ये? 72,000। तो 72,000 पे ही ये गेन बुक हो गया मेरा। ओके, अभी मेरा ये मिल्क वाला पोर्शन भी निपटा दिया मैंने। सबसे पहले छोटे छोटे पोर्शन निपटा ही जा रहा हूँ, ये निपटा चुका हूँ मैं। मिल्क वाज सोल्ड आफ्टर, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मेरा रहता है सिर्फ एनिमल्स वाला पोर्शन, कि एनिमल्स कैसे शो करूंगा। एनिमल्स पे कुछ प्रॉफिट भी होगा मेरा। अब ये 3 इयर्स की काउ हो चुकी है मेरी, 200 काउज। तो इसका काउ का देखते हैं रेट कब का? 31 मार्च 2002 को 3 ईयर वाली काउ का, 3 ईयर की ओल्ड काउ का कितना? 5500 है। 5500 रेट है कब का? 31 मार्च 2002 का 3 ईयर ओल्ड काउ का 5500 का। ठीक है, अब मैं अपनी फाइनेंशियल्स में आता हूं। अगर तो इसके अंदर शो करूंगा, अगर मैं बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बियरर प्लांट। ठीक है, कौन सी है मेरी इसमें? सबसे पहले काउ। काउ की मेजरमेंट कैसे होगी मेरी? 5500 रेट था। कितनी काउज है मेरी? 200। कितना आ गया इसका कैलकुलेशन? 5500 मल्टीप्लाई 2। क्या बटन रह गया क्या अंदर कोई? अच्छा, बटन रह गया इसके अंदर। 5500 मल्टीप्लाई 200 कितना हो गया? 11 लैक्स। तो हम इसको कितने पे शो करेंगे? 11 लैक्स पे। 11 लैक्स पे मेरे क्या हो गया? काउज सो गई हैं बैलेंस शीट के अंदर। और अभी मेरे को काफ्स भी लगाने हैं, बट इससे पहले मैं इसमें कुछ गेन भी तो हुआ ना मेरा। पहले मेरी कितनी थी बुक्स में? 10 लैक्स की। 10 लैक्स की सो रही थी पहले। इसमें कुछ कॉस्ट टू सेल तो उस टाइम लेस नहीं किया होगा मैंने, तो 10 लैक्स की आ रही थी। अब आ रही है मेरी 11 लैक्स की। तो इसमें चेंज हो गया ना आपका। तो इसको गेन को भी तो बुक करोगे आप। कितना गेन हुआ यहाँ पे? गेन ऑन रीमेजरमेंट कह लो या फिर गेन ऑन चेंज इन फेयर वैल्यू कह लो, कुछ भी। गेन ऑन रीमेजरमेंट, या फिर इसको ये लिख दो गेन ऑन चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, कितना होगा इसमें? अगर मैं कैलकुलेशन देखूं इसकी, पहले 11, अब 11 लाख की, पहले 10 लाख की थी, तो कितना हो गया ये? 1 लाख। अब इन्होंने फेयर वैल्यू मतलब प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज नहीं मांगा तो हम नहीं करेंगे। अगर इन्होंने क्वेश्चन में बोला था तो हम करते। बेफालतू में, मतलब कि क्वेश्चन में कहेगा तभी करेंगे वो वाली बसड़, अदरवाइज हम उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब हमारा ये वाला पोर्शन भी हो चुका है कंप्लीट, काफ वाला। अब काफ वाला रहता है सिर्फ मेरा। काफ, काफ कितने पे मेरा रिकॉग्नाइज होगा? काफ्स 100 काफ्स थे मेरे। ठीक है, और इसका 6 मंथ्स के हैं 31 मार्च 2002 को। तो 31 मार्च 2002 को ये तो न्यू बोर्न का रेट है, बट हमें तो 6 मंथ्स के हो चुके हैं ना मेरे उस टाइम। तो काफ वो 1 अक्टूबर को पैदा हुए थे, वहां पे 6 महीने के हो चुके हैं। 6 मंथ्स का 1300 का रेट है। ठीक है, 1300 का रेट है हमारे। कहाँ के काफ्स? ये थे। 1300 का रेट है। तो अभी कितने के हो गई है? 130000, 1,30,000 इस पेन से करके 1,30,000 के हो गए हैं मेरे। अब ये 1,30,000 के हो चुके हैं।
तो अब इसको मैं गेन ऑन काफ्स भी करूंगा, मैं बुक गेन ऑन काफ्स कितना, ये तो सारा का सारा ही मेरा फेयरवेल कॉस्ट टू सेल पे होता है, इसके लिए मैंने कुछ पैसा नहीं दिया होगा, तो ये सारा का सारा ही मेरा गेन हो गया। तो इसको क्या करूंगा, सारा का सारा ही मेरा गेन हो गया 1,30,000, ये सारा गेन हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका ये टोटल कर देना आप जो भी है ठीक है, मतलब कि सारा टोटल वगैरह करके यहाँ पे नेट इनकम निकाल दोगे आप, कितनी आएगी, ये कितना हो गया 10 लाख की कॉस्ट होगी ये सारी। ठीक है, और ये कितना हो गया 10 लाख प्लस 11 लाख, कितना हो गया 11 12 30 12 30 13,02,000। ठीक है, इसका टोटल कर दिया मैंने। अब इसका 13,02,000 में से ये गया तो माइनस कितना हो गया 3,02,000 का, ये आपका आ गया नेट इनकम। और अगर ये एसेट्स का करूं टोटल 50 61 प्लस 130 कितना हो गया 61 प्लस 130 62 30 और 72 कितना हो गया आपका 72। चलो एक बार इसको यहाँ पे कर देते हैं 60, टोटली कर देता हूँ ना लास्ट में, टोटल एसेट्स 62,30,000 प्लस 72,000, ये आ गया मेरा 63,02,000 50 60। ठीक है, इतनी आपकी टोटल एसेट्स हो गई। अभी एक काम करता हूं मैं, आपको थोड़ा सा जो हमने अभी तक किया है इसको मैच करवा देता हूँ आईसीआई के सोल्यूशन के साथ। ठीक है, हमारी टोटल एसेट्स वगैरह कितनी हुई 3,02,000 की, और आईसीआई का एक बार सोल्यूशन दिखाता हूँ 3,02,000, टोटल एक्सपेंस 10 लाख के। ठीक है, और ये 1 लाख 10 लाख 1,30,000। ठीक है, ये फेयर वैल्यू मिल्क की, ये उसके गेन। और हमारे फाइनेंशियल्स में कितना आया 6230 और ये 72। ठीक है, ये हमारा सही है बिल्कुल, इन्होंने टोटल नहीं करके दिखाया नीचे, हमने टोटल करके दिखा दिया। और इन्होंने कुछ वर्किंग नोट्स दे रखे हैं लैंड वगैरह के, डेयरी काउज के। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे फिजिकल चेंज वगैरह भी निकाल के दिखा दिया, बट आपको निकाल के दिखाने की वहाँ पे जरूरत नहीं है, इन्होंने मांगा नहीं है ना। अगर ओह कहाँ गया, अगर मांगा होता इन्होंने तब तो आप निकाल के आते, अदरवाइज कोई ये बेफालतू में सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो अभी ग्रांट वगैरह का कहाँ गया, ये ग्रांट वगैरह का हमने देख लिया था सारा, काफ्स का देख लिया, मिल्क का देख लिया। तो अभी आपको मैंने ये कंप्लीट करवा दिया, तो अभी आपके पास क्या बचता है, सिर्फ आपके पास बचती हैं ये डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स को आप खुद से करोगे, इसके अंदर मैंने आपके लिए एक हेल्प कर दी है आपकी, कि अगर आप ये सारे कर सकते हो, क्योंकि इसके डिस्क्लोजर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हो अगर डिस्क्लोजर, तो आपका ये सारा पेज भी चलता है डिस्क्लोजर, बट मैंने आपको अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज करके दिए एक तो सारे ये। ठीक है, ये कर लो आप। अगर ये नहीं करते हो फिर भी आप, तो आप कम से कम ये सारे डिस्क्लोजर्स दे रखे मैंने, जैसे अलग अलग डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं, पहले जनरल डिस्क्लोजर्स दे रखे हैं, उसके बाद ये मैंने ये अलग अलग फेयर वैल्यू रिलेटेड डिस्क्लोजर क्या क्या होते हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने बोल्ड वगैरह किए हैं काफ़ी, कि आप बोल्ड वगैरह से आप इजीली रिवाइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। उसके बाद रिकन्सिलेशन वगैरह का देखा मैंने कैसे कैसे होगा, तो डिस्क्लोजर क्या होगा, एडिशनल डिस्क्लोजर्स वगैरह है कुछ, तो वो सारा कुछ देखा है। ठीक है, और एक गवर्नमेंट रिलेटेड डिस्क्लोजर देखे हैं। बाकी ये इतने डिफिकल्ट नहीं है, आप क्या काम करो, आप वैसे तो इसको रिवाइज कर लो सारे को, बट आपको मैंने एक समरी भी दे दिया डिस्क्लोजर्स की, चाहे तो आप वो सारा कर लो डिटेल में और उसके बाद समरी कर लेना। बट एग्जाम टाइम पे आपके पास टाइम होगा नहीं इतना, तो आप लास्ट डे पे ये समरी कर लोगे। बट पहले आपने एक बार वो रीड किया होगा ना, तो आप इजीली वहां पे राइट कर सकते हो कि गवर्नमेंट, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर करना है आपको इंड AS 41 के अकॉर्डिंग, तो ये कर सकते हो। और एमसीक्यूज वगैरह में तो डिस्क्लोजर वगैरह पूछ ही लेते हैं वो, तो एक बार वो रीड कर लो उसको, फिर आप इसको रेफर कर सकते हो समरी जो हमने दी हुई है। तो अभी ये वाला काम तो हो गया। तो अभी सर हमारा इंड AS 41 कंप्लीट हो गया, हाँ इंड AS 41 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आपको करना क्या है, अभी सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना है जो अभी सी फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं। और एक आपको सबसे मेन टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है,
टेक्सट नॉलेज के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद आप फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे आओगे, ये सारा रिवीजन कर लेना। सबसे पहले रिवीजन हो जाएगी जो आपने अभी तक किया, फिर टेक्स्ट नॉलेज के क्वेश्चंस। बट इन दोनों को करने से पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना है। तो अभी मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर। अभी ये हमारा इंडेक्स 41 हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए बाय।